नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट शो आर पार। आज अफगानिस्तान से मानवता को शर्मसार करने वाली एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर पूरी दुनिया के आंसू छलक उठे हैं। अफगानिस्तान में बेबस माँ बाप अपने मासूम बच्चों को कटीली तारों के ऊपर से ब्रिटिश और अमेरिकी सैनिकों को सौंप रहे हैं ताकि ये सैनिक इन मासूमों को अपने साथ ले जाएं। सैनिकों को भी आंसू निकल आए और ये मासूम तालिबान के कहर से बच जाएं। इस दर्दनाक तस्वीर को देखकर उन लोगों को शर्मसार होना चाहिए जो तालिबान को शांति का दूत बताने में जुट गए हैं। लेकिन इसी बीच तालिबान पर सियासी घमासान अब छिड़ गया है। कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक ट्वीट किया और कहा कि तालिबान की टाइमिंग बड़ी गजब की है, 2022 तक यही चलेगा। कमाल है, घटना अफगानिस्तान में हो रही है और उसकी टाइमिंग को अपने देश के चुनाव से जोड़ा जा रहा है। क्या तालिबानी आतंकी भारत में चुनाव नजदीक आने का इंतजार कर रहे थे? और इसी बीच सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क के बाद उनके बेटे ने भी तालिबान के समर्थन में खड़े हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि बेसिकली वो तालिबान को बधाई दे रहे हैं। सवाल है कि क्या वोट की खातिर कुछ लोगों ने आंखों पे पट्टी बांध ली है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। चुनाव में चलेगा तालिबान कार्ड। तालिबान पर देसी घमासान से पहले जरा वो तस्वीर देख लीजिए जिस पर पूरी दुनिया के आंसू छलक गए हैं। यह अफगानिस्तान के वो बेबस माँ बाप हैं जो अपने जिगर के टुकड़ों को ब्रिटिश और अमेरिकी सैनिकों को सौंप रहे हैं ताकि तालिबान के कहर से ये मासूम महफूज रहें। ये माँ बाप इतने मजबूर हैं कि सैनिकों और अपने बीच कटीली तारों की भी ये परवाह नहीं कर रहे। ये तस्वीरें देखकर उन लोगों का सिर शर्म से झुक जाना चाहिए जो तालिबानी आतंकियों को शांति का दूत साबित करने में जुटे हैं। लेकिन इसी बीच एक और सियासी संग्राम छिड़ गया है। कांग्रेस के आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट किया है, तालिबान की टाइमिंग गजब की है, 2022 तक यही चलेगा। 2019 में बालाकोट चला और अब 2022 में तालिबान चलेगा और खूब चलेगा। तालिबान जितना अफगानिस्तान में नहीं चलेगा उतना हिंदुस्तान में चलेगा और जब तालिबान चलेगा तो फिर हिंदुस्तान भी चलेगा। देश राष्ट्र और धर्म की ज्वाला में धधक रहा है और इसका ऑटोमेटिकली फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाती है, हमेशा उठाती रही है। गजब का कनेक्शन निकाला है। घटना है अफगानिस्तान की और उसकी टाइमिंग का लिंक निकाला जा रहा है भारत में। अब जरा असदुद्दीन ओवैसी को भी सुन लीजिए। आपको मालूम हमारे मुल्क में 4 करोड़ 60 लाख बच्चियां गायब हो जाती हैं। 9 में से एक फीमेल बच्ची 5 साल की उम्र होने से पहले मर जाती है। इनको कहां की फिक्र है? वहां की फिक्र है, इनको वहां की फिक्र है। इनको अफगानिस्तान में ऐसा हो रहा और तुम पे ऐसा हो रहा। अरे यहां नहीं हो रहा। महिलाओं का रेप होता खवातीन का भारत में, उसकी बात नहीं, वहां कहीं क्यों हो रहा? वहां पे हो रही। बड़ी मोहब्बत हो गई आपको। क्यों दिखा रहे मालूम आपको? No, better to send always to Afghanistan to protect their women and protect their community. उधर सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क के तालिबान को स्वतंत्रता सेनानी बताने के बाद उनके बेटे भी अफगानिस्तान फतह के लिए तालिबान को मुबारकबाद दे रहे हैं। उन्होंने आकर अटैक किया
और अफगानिस्तान तो मतलब तालिबान तो उनसे लड़ने गए नहीं, तो इसमें मैं समझता हूँ तालिबान की कोई गलती नहीं है, और तो इसलिए हम जो हैं तालिबान को मुबारकबाद देते हैं। इस बीच पीएम मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ कड़ा और बड़ा संदेश दिया है। जो तोड़ने वाली शक्तियां हैं, जो आतंक के बलबूते साम्राज्य खड़ा करने वाली सोच है, वो किसी कालखंड में कुछ समय के लिए भले हावी हो जाए, लेकिन उसका अस्तित्व कभी स्थायी नहीं होता। वो ज्यादा दिनों तक मानवता को दबाकर नहीं रख सकती। लेकिन बड़ा मुद्दा अफगानिस्तान की घटना को 2022 से जोड़ने का है, और सवाल है कि क्या हर बात को चुनावी रंग देना जायज है? लव जिहाद के खिलाफ कानून बने, धर्मांतरण गैंग पर शिकंजा कसे, या फिर यूपी में आतंकियों के खिलाफ एटीएस का एक्शन हो? इन सभी बातों को चुनाव से क्यों जोड़ दिया जाता है? और तालिबानी लड़ाके क्या भारत में चुनाव की टाइमिंग का इंतजार कर रहे थे? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। चुनाव में चलेगा तालिबान कार्ड। और अब वक्त है विश्लेषण का। सियासत में तालिबान कार्ड का विश्लेषण सुनिए। आतंकी अपनी क्रूरता दिखाने के लिए चुनाव का इंतजार नहीं करते। बालाकोट में जब स्थिति हुई थी तब भी उसे चुनाव से जोड़ा गया था, और अब तालिबान में जिसका भारत से कोई लेना देना नहीं है, भारत की चुनाव प्रणाली से कोई लेना देना नहीं है, एक आतंकी संगठन वहां पे कब्जा करके बैठ गया है, उसको आचार्य प्रमोद कृष्णम जो कि कांग्रेस के नेता है, उन्होंने सीधा सीधा 2022 के चुनाव से जोड़ दिया है। पुलवामा हमले में भी कई नेताओं ने चुनावी एंगल को खोजा था। भारत में चुनाव की टाइमिंग आतंकियों के लिए शुभ मुहूर्त नहीं है, यह मैं बात कहना चाहता हूं। आतंकवाद जैसे गंभीर मुद्दे को सियासी फायदा खोजना बेहद गलत है। भारत में होने वाले चुनाव से तालिबान का क्या लेना देना है, यह सवाल मैं आखिर में पूछता हूं। मेरे साथ बात करने के लिए संबित पात्रा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आचार्य प्रमोद कृष्णम हमारे साथ खुद जुड़े, जिन्होंने ये पूरा बयान दिया है, जिन्होंने ये ट्वीट किया है। RN सिंह मेरे साथ है, जाने माने रक्षा विशेषज्ञ शादाब चौहान है मेरे साथ, नेता पीस पार्टी के, शांति की पार्टी है, उत्तर प्रदेश में ये भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। शोएब जमाई हैं, अध्यक्ष IMF के, उनका भी स्वागत है। मैं तमाम मेहमानों से पर जाने से पहले RN सिंह आपसे 30 सेकंड में एक बात पूछना चाहता हूं। तालिबान का और भारत के चुनाव का कोई संबंध आपको दूर से पास से दिखाई देता है? फिर मैं आचार्य जी के पास चलूंगा, जो उत्तर प्रदेश में चुनाव है। जरूर दिखाई दे रहा है, जो नहीं एक संबंध तो जरूर दिखाई दे रहा है कि जो लोग आपके यहाँ जो पैनलिस्ट आ रहे हैं एक विशेष वर्ग के, वो तो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो अफगानिस्तान में वो तो चुनाव लड़ने वाले हैं, और जब खुल के समर्थन कर रहे हैं तालिबान के तौर तरीके का, उसके इन्वेजन का, जब गजवाए हिंद का, तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को वो केटर कर रहे हैं। तो आप इसको उल्टी नजर से देखिए ना, इनकी दुकान तो ही नहीं तालिबानी सोच से ही चल रही है ना जी। तो ये हर वोटर को ये तालिबानी चश्मे से देखते हैं। ये तो निजाम मुस्तफा के चश्मे से देखते हैं, गजवाए हिंद के चश्मे से देखते हैं। तो तभी तो तालिबान के ये समर्थक है ना, तो किसको केटर कर रहे हैं? और देखिए साहब, ये थोड़े मोड़े लोग नहीं है ये ना, ये अगर किसी ने ऐसा कहा तो कृपया मेरे को मत डिबेट में, थोड़े मोड़े लोग नहीं है, मेजॉरिटी ऑफ देम आर लाइक दैट, मेजॉरिटी ऑफ देम आर लाइक दैट। ये बहकावा, ये बहलावा, ये भूल जाए। handful of people, they no, but you can't paint everybody with the same brush. Nonsense. Please don't waste my time. ये थोड़े लोग नहीं है, ये पूरी इनकी सोच है। और अभी आप देखिएगा आपके डिबेट में जो लोग आए हैं उनका ध्यान दीजिएगा उनके लफ्जों पे। और ये जो आचार्य जी जो हैं, यार कुछ क्या इन पर टिप्पणी करूं मैं? ठीक है, आप टिप्पणी ना करिए। मैं आचार्य जी का मैं रुख कर लेता हूं। आचार्य जी, क्या आपको लगता है कि 2022 के चुनाव से आपने सीधे तौर पर दौड़ दिया, और आपने एक न्यूज़ 18 को एक साक्षात्कार भी दिया, एक इंटरव्यू भी दिया, जिसमें आपने ये बोला
आपने बोला देखिए बालाकोट का फायदा बीजेपी को हुआ था, इसका फायदा भी हो जाएगा। आपका कहने का क्या मतलब है? मुल्ला बिरादर को बीजेपी ने बोला है कि वो तालिबान पे, अफगानिस्तान पे जाके कब्जा कर ले, मुझे बताइए। देखिए अमीश देवगन जी, एक तो आरएसएन जी देशभक्त इंसान है, वो बहुत ही जज्बात में बात कर रहे थे। मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, उन्होंने मेरे ऊपर कोई टिप्पणी भी शायद नहीं की, लेकिन फिर भी टिप्पणी कर दी। मगर मैं राष्ट्रभक्तों का सम्मान करता हूँ, उन्हें नमन करता हूँ, उनसे स्नेह करता हूँ। उनके मन में जो पीड़ा है, जो आक्रोश है, वो बिल्कुल होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि तालिबान की जो छवि है पूरी दुनिया में, वो एक आतंकवादी संगठन की है, एक फैनेटिक कट्टरपंथी ऑर्गेनाइजेशन की है। तो तालिबान का समर्थन न किया जा सकता है और ना कोई उसको शरीफ इंसान या कोई अच्छा देशभक्त व्यक्ति या किसी भी देश का अमन पसंद नेता तालिबान का समर्थन नहीं कर सकता है, क्योंकि क्रूअल्टी का, क्रूरता का, कट्टरपंथी संगठनों का और आतंकवादियों का समर्थन कभी भी नहीं करना चाहिए और ना कोई करेगा। जहां तक सवाल है आप मेरे ट्वीट का जो प्रश्न उठा रहे हैं, तो मैंने कोई गलत नहीं कहा। मैंने तो संबित पात्रा जी यहाँ बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं, विद्वान प्रवक्ता भी हैं। इन्हें तो खुश होना चाहिए कि भाई अब अफगानिस्तान में तालिबान आया है। तो तालिबान अफगानिस्तान में आया, लेकिन अफगानिस्तान के उस तालिबान का भूत भारत में आ गया है। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं कि पिछले 4-5 दिन से कोई खबर तो है नहीं, सिर्फ तालिबान है। तो मैं तो कहना चाहता हूं, शोले फिल्म में एक डायलॉग था कि सो जा बच्चे नहीं गब्बर सिंह आ जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी तो अब उत्तर प्रदेश में यही कहेगी ना कि भाई पर 2022 अगर हमें वोट नहीं दोगे तो तालिबान आ जाएगा। यूपी का 2022 का जिक्र तो आपने किया है, संबित पात्रा ने नहीं किया है। तो संबित पात्रा से सवाल पूछते, 2022 का जिक्र तो आपने किया है। देखिए अमीश देवगन जी, आप बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं। तालिबान का समर्थन नहीं किया जा सकता, लेकिन तालिबान पे सियासत की जा सकती है और सियासत हो रही है। अब सियासत कैसे शुरू हुई है भाई? उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने विधानसभा में बोला कि कुछ लोग हैं जो तालिबान का समर्थन करते हैं। तो चीफ मिनिस्टर आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को जो लोग तालिबान का समर्थन करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर हैं। दूसरी बात है, सियासत शुरू तब होती है जब देश के कई पॉलिटिकल पार्टी के नेता तालिबान के समर्थन में खड़े हो जाते हैं। नहीं, मैं ये समझने की कोशिश, आप एक मिनट और इंतजार कर लीजिए। मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि तालिबान का मुद्दा आने से बीजेपी को फायदा क्यों हो जाएगा? आपने ऐसा क्यों मान लिया? मैं आपकी राजनीतिक समझ को समझने की कोशिश। हाँ, ये बात ठीक है। मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत ही गंभीर प्रश्न है और मैं बड़ी जिम्मेदारी से जवाब दे रहा हूं। जब बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो वो तो हमारे देश की सेना ने की, हम सैल्यूट करते हैं। हम सेना का सम्मान हम ही नहीं करते, इस देश का बच्चा बच्चा करता। पूरी दुनिया में हमारी सेना पर गर्व किया जाता, हमें गर्व है। सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, बालाकोट किया, लेकिन कुछ पॉलिटिकल नेताओं के मन में संदेह उत्पन्न हुआ। उन्होंने ये संदेह किया कि साहब ये इसका सबूत क्या है जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, सरकार बताए। तो सरकार बताने की बजाय सरकार ने उन सब नेताओं को देशद्रोही सिद्ध करना शुरू कर दिया। अरे तो वो सबूत मांग रहे थे, वो भारत की सेना से सबूत मांग रहे थे कि सबूत लाइए। मांग रहे थे कि नहीं मांग रहे थे? नहीं। नवजोत सिंह सिद्धू तो आप कह रहे थे कि चील कौवे मार के आए, जिनको अध्यक्ष बना दिया आपने पंजाब का। नहीं, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह सेना के साथ खड़े थे उनको साइडलाइन कर दिया है, हुआ है कि नहीं हुआ? हाँ, नहीं, कैप्टन अमरिंदर सिंह ये सत्य है सर। पार्टी में है, आप उस समय की बाइट्स उतार के देखिए, यही सरदार नवजोत सिंह सिद्धू सवाल खड़ा करते थे बालाकोट एयर स्ट्राइक्स के ऊपर। कितने दरख्त गिराए हैं, कितनी दीवारें तोड़ी हैं, यही एग्जैक्टली बोलते थे ना वो। कितने चील कौवे मार के आए हैं। अमीश देवगन जी, मैं आपसे विनम्रता से ये बात कहना चाहता हूं कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का नेता, कोई भी नहीं, कांग्रेस के सिद्धू, घटना पर संदेह व्यक्त करता है, मुझे पूरा कर लेने दीजिए बात। अगर संदेह व्यक्त करता है तो संदेह व्यक्त करने का मतलब यह नहीं है कि हम देश की सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते। मैंने तो संदेह व्यक्त नहीं किया, लेकिन मैं फिर भी, ये जनतंत्र है, लोकतंत्र है, उस नेता को देशद्रोही कहने का आचार्य जी, मैंने आपको काफी वक्त दिया। संबित पात्रा जी, मैंने ये कहा, नहीं मुझे 10 सेकंड और दे दीजिएगा, फिर संबित जी से अनुमति लेके 10 सेकंड दे दीजिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि जब राष्ट्र और धर्म की बात आती है तो इस देश के अंदर कुछ नेता सवाल उठाते हैं। जैसे ही सवाल उठाते हैं तैसे ही संबित पात्रा जी और इनकी पूरी पार्टी उनको देश से लड़ा देती है। तो मैंने ये कहा है कि जब तालिबान आएगा
और तालिबान घूमेगा, तालिबान उठेगा, तालिबान लड़ेगा तो फिर हिंदुस्तान भी लड़ेगा। और जैसे ही हिंदुस्तान लड़ेगा तो संबित पात्रा जी चिल्ला चिल्ला के कहेंगे देखिए ये पॉलिटिकल पार्टी तालिबान के साथ है और हिंदुस्तान के साथ हम हैं, तो हिंदुस्तान जीतेगा। तो जब हिंदुस्तान जीतेगा उसका फायदा मिलेगा। तो मैंने ये कहा। तो मतलब आपने बीजेपी को हिंदुस्तान मान लिया है। ओके संबित पात्रा। देखिए मैंने नहीं मान लिया, ये कहेंगे और अमीश देवगन जी ये कहेंगे। चलिए अब मैं बोल लूं। धन्यवाद। अब संबित जी बोलें। अमीश जी हमले करें। मैं इसको जरा बहुत अच्छे तरीके से बहुत साधारण शब्दों में समझा देता। आप देखिए ये कांग्रेस पार्टी इतनी क्यों डरी हुई है। अफगानिस्तान में घटना चक्र हो रहा है, महिलाओं का कत्लेआम अफगानिस्तान में हो रहा है, बच्चों का कत्लेआम अफगानिस्तान में हो रहा है, दिल दहल रहा है पूरे विश्व का, मगर कांग्रेस पार्टी को चुनाव का क्यों पड़ा हुआ है। मैं बताता हूं कांग्रेस पार्टी और ये सपा बसपा ये सब क्यों डरे हुए हैं चुनावी दृष्टिकोण से। उस भूत का, उस जिन्न का नाम है तुष्टीकरण। आप बताइए जरा, ये कांग्रेस पार्टी ओसामा बिन लादेन जैसे कुख्यात आतंकवादी को ओसामा जी क्यों कहती थी? ये क्या कोई टंग स्लिप होता था बार बार? ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी कह के, हाफिज सईद को हाफिज जी कह के ये सोचते थे कि एक बहुत बड़ा चंक है हिंदुस्तान में जिसको खुश किया जा सकता है। रोहिंग्या मुसलमान के ऊपर आतंकवादी हमले या जो भी हमले हो रहे थे वो म्यांमार में हो रहे थे, हमारे देश में कुछ नहीं हो रहे। मगर आजाद मैदान में 2 लाख लोगों का इकट्ठा होना, उनके लिए हिंदुस्तान की सरकार को जिम्मेदार ठहराना, जबकि ये सब कुछ म्यांमार में हो रहा था। कांग्रेस का उनके साथ खड़ा हो जाना, रोहिंग्यान हाय रोहिंग्यान के नारे लगाना, ये क्यों हो रहा था? ये CAA में अब ये कांग्रेस पार्टी कह रही है आप सिख भाइयों को अफगानिस्तान से लाओ, उनको हिंदुस्तान में बसाओ। जब CAA लाया गया था तो यही कांग्रेस पार्टी विरोध में थी। क्यों थी? क्योंकि तुष्टीकरण करना था। इनको लगता है हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसको इस प्रकार से तुष्टीकरण किया जा सकता है, और तालिबान के खिलाफ अगर ये लोग कह देंगे तो ये बड़ा वर्ग नाराज हो जाएगा। इसलिए ये जो दृश्य आप लोग टीवी में दिखा रहे हैं ये तो बड़ी बर्बर है। ये जो बच्चे को उठा के ले जा रहे हैं, कोई भी जो भी व्यक्ति साउंड माइंड में होगा वो इसके पक्ष में तो कह ही नहीं सकता है, चाहे कितनी भी वो स्वरा भास्कर टाइप्स हो। मगर स्वरा भास्कर को भी 5 बार तो सोचना पड़ेगा। फिर वो बोलेगी कि देखो जी ये हिंदू टेरर, ये बड़ा फैशनेबल है। मतलब हाथ में वाइन का ग्लास लेके बीच में लेट करके ये बोलेंगे अच्छा महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। ये हिंदू टेरर भी तो वही है। थोड़ा सा वाइन बीच में पी लेंगे, बोलेंगे हाँ थोड़ा वाइन पी लेती हूं, हाँ, ये हिंदू टेरर, इसमें कोई फर्क नहीं है। मतलब ये इनकी हिपोक्रेसी इतनी गंदी है, इनकी डबल स्पीक इतनी गंदी है कि खुद ये अपने डबल स्पीक से डरते हैं जी। ये जो आचार्य जी बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी, ये समाजवादी, ये अपने ही डबल स्पीक से डरे हुए हैं कि अब हम क्या करेंगे, तालिबान के खिलाफ कैसे बोलेंगे। अब तालिबान के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो लोग हमें माफ नहीं करेंगे, और तालिबान के खिलाफ बोल देंगे तो मुसलमान वोट नहीं देंगे, तो हम करें भी तो क्या करें। मतलब ये दुविधा में पड़े हुए हैं। तालिबान के खिलाफ बोले या नहीं बोले, बोले तो मरे, ना बोले तो मरे। क्योंकि राहुल गांधी ने कहा था ना, हाँ हम तो मुसलमानों की पार्टी हैं, अब क्या करिए। मतलब राहुल गांधी क्या करेंगे बोली। मतलब ये अमीश देवगन ने राहुल गांधी को दोनों तरफ से फंसा दिया है। मतलब ये मीडिया ने, ये तभी सभी अभी पवन खेड़ा मेरे साथ थे किसी चैनल में, वो चिल्ला चिल्ला कर भाषण दे रहे थे कि ये मीडिया वाले बहुत बदमाश है, ये क्यों सुबह शाम तालिबान को दिखा रहे हैं। अभी मुझे जो ये लोग ये सुबह ना ये एक सेकंड संबित पात्रा, ना आप डिसाइड करेंगे चैनल पे क्या आएगा, ना पवन खेड़ा साहब डिसाइड करेंगे, ना ही आचार्य जी डिसाइड करेंगे, ना ही कोई और पॉलिटिकल पार्टी डिसाइड करेगी। लेकिन तालिबान एक ज्वलंत मुद्दा है दुनिया में। इसकी कवरेज आप देख लीजिए, जो आंकड़े ये दे रहे हैं लोगों को, अगर आंकड़े नहीं पता, दुनिया में तमाम चैनल्स इसको दिखा रहे हैं। वहां मासूम बच्चों को कटीली तारों के ऊपर से फेंका जा रहा है ब्रिटिश आर्मी के पास, अमेरिकन आर्मी के पास कि आप पकड़ लीजिए हमारे बच्चे को ले जाइए। एक फुटबॉलर की जान चली गई है। ब्रिटिश आर्मी और अमेरिकन आर्मी के लोग वहां रो पड़े हैं। उनको मोटिवेट करने के लिए उनके टीम लीडर को आगे आना पड़ा है। बोला कि हाँ ये हृदय विदारक परिस्थिति है, लेकिन हमें इस कठिन परिस्थिति के अंदर अपने आप को खड़े रखना है। ये चुनाव का विषय नहीं है। इंसानियत शर्मसार हो रही है एक भाग में विश्व के, और उसके ऊपर सब लोग कह रहे हैं कि हम चुनाव में जीत के आएंगे, नहीं आएंगे, हम हार जाएंगे। मुझे तकलीफ उस बात की है, और इस लोग में पैरोकारी तो लोग कर ही रहे हैं। इस मुल्क में मुनव्वर राणा, समाजवादी पार्टी के एक सांसद, उनके सपुत्र, और भी कितने लोग लगातार पैरोकारी कर रहे हैं, जो बेचने में लगे हैं कि नहीं तालिबान इज अ गुड तालिबान, नाउ तालिबान हैज डन द प्रेस कॉन्फ्रेंस, नाउ दे आर गुड पीपल। मुझे समझ में नहीं आता, कसाब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता तो वो हमारे लोगों को मार देता आकर। संबित 30 सेकंड मैं कंप्लीट कर देता।
देखिए, मैं तो एक ही सवाल पूछ रहा हूं। अभी आप पैनल में बाकी हमारे साथी बैठे हुए हैं, उनसे पूछिएगा। ये सरिया कानून कहते रहते थे कि सरिया कानून, दोनों बैठे हुए हैं यहाँ पे, सरिया कानून के जो हिमायतगार थे, जो सरिया कानून चाहते थे देश में, ये मुस्तफा निजाम उनका राज चाहते हैं हिंदुस्तान में सरिया कानून के माध्यम से। ये तो अफगानिस्तान में तालिबान ने सरिया कानून लगाया है। ये माएँ जो हैं वो भी मुसलमान हैं। ये जो छोटा सा नन्हा सा बच्चा देख रहे हैं आप, ये भी मुसलमान है। क्यों फेंक दे रही है माएँ अपने बच्चों को कि इसको बचा लो? अगर सरिया कानून इतना बढ़िया है जो आप लोग हिमायत कर रहे हैं हिंदुस्तान में, कांग्रेस पार्टी भी सरिया कानून के खिलाफ नहीं बोलती, मगर ट्रिपल तलाक के खिलाफ मतलब जब लॉ आता है तो उसके खिलाफ भी नहीं बोलती है कि ट्रिपल तलाक के को भी बैन नहीं होना चाहिए। शाहबानों के साथ कांग्रेस ने क्या किया? इस अपीजमेंट की राजनीति के कारण आप आज तालिबान के साथ खड़े नजर आते हैं। आपको डर लग रहा है कि कहीं हम चुनाव ना हार जाएं। आपको क्या लगता है आचार्य जी, मोदी जी ने कराया है ये? और आचार्य जी, मैं आपको आज आपका तो मैं बहुत सम्मान करता हूं, क्योंकि कम से कम आप चिल्लाकर डिबेट नहीं करते हैं, मगर इस देश की राजनेताओं की मैं हालत बता रहा हूं। यहां पर गाने गाए जाते हैं। कैसे गाने में बताता हूं। नबी के बिन नजारों को नजारा हो नहीं सकता। मुझे अपना कहो चाहे मुझे गैर कह देना, नहीं है जो मोहम्मद का वो हमारा हो नहीं सकता। नहीं है जो मोहम्मद का वो हमारा हो नहीं सकता। ये तो लोग चुनावी भाषण में कहते हैं। ये तो अपीज करने के लिए कहा जाता है। आचार्य जी का बहुत सम्मान करता हूं, मगर ये जो राजनीति हो रही है ये उचित नहीं। देखिए, संबित पात्रा जी ने बड़े तीखे हमले किए, लेकिन बड़ी सहजता से किए, बड़ी सादगी के साथ किए, जहर में बुझे हुए तीर चलाए। मैं कहना चाहता हूं, साफ कह देना चाहता हूं अमीश देवगन जी आपके राष्ट्रीय चैनल पर, कि तालिबान का या किसी भी आतंकवादी संगठन का ना तो मैं समर्थन करता हूं और ना कर सकता हूं, ना कांग्रेस ने कभी आतंकवादियों का समर्थन किया है, चाहे वो आतंकवाद धर्म के नाम पे हो, भाषा के नाम पे हो या सियासत के नाम पे हो। दूसरी बात, संबित पात्रा जी, हिंदुस्तान के मुसलमानों को तालिबान से जोड़ने की कोशिश मत करिएगा। हिंदुस्तान के मुसलमान ने तालिबान का समर्थन नहीं किया है। क्या दरगाह शरीफ अजमेर ने तालिबान का समर्थन किया? क्या किचोचा शरीफ ने तालिबान का समर्थन किया? क्या बरेली शरीफ से कोई तालिबान के समर्थन की चिट्ठी जारी हुई? यहां तक कि जमीयत उलेमाए हिंद ने क्या तालिबान का समर्थन किया? मिल्ली काउंसिल ने तालिबान का समर्थन किया? किसी भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने तालिबान का समर्थन नहीं किया। लेकिन आप तो चाहते हैं कि कुछ मुसलमान नेता तालिबान का समर्थन करें। जैसे ही वो समर्थन करेंगे, तैसे ही आपको मौका मिलेगा हिंदुस्तान के मुसलमानों को तालिबान से जोड़ने का। हाँ, वो आपकी इच्छा पूरी हो रही है। कुछ लोग हैं जो तालिबान का समर्थन कर रहे हैं, और मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं अमीश देवगन जी, कि जो मुस्लिम लीडर या जो समाजवादी पार्टी के नेता तालिबान का समर्थन कर रहे हैं, वो कभी अफगानिस्तान नहीं गए होंगे, ना उन्होंने कभी मुल्ला बरादर से मुलाकात की होगी, ना उन्होंने मुल्ला उमर देखा होगा, लेकिन वो तालिबान का समर्थन कर रहे हैं और यहीं से सियासत शुरू हो रही है। यही मैं कह रहा हूं। और तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, आप परेशानी में क्या है? आपको क्यों लग रहा है कि 2022 में बीजेपी जीत जाएगी अगर यही सब कुछ चलता रहा? आप क्यों हार जाएंगे? मुकाबला तो बराबर का होगा। क्या आपको लगता है प्रियंका गांधी वाड्रा कमजोर चेहरा है? बहुत अच्छा सवाल, बड़ा 20 सेकंड में जवाब दे दीजिए। नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। जी जी, बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल है। जब कोई भी मुद्दा देश, धर्म, राष्ट्र से लड़ता है तो मुद्दा हार जाता है। और अमीश देवगन जी, मैं आपसे कह रहा हूं, महंगाई फुर, वैक्सीन का प्रॉब्लम फुर, कोरोना फुर, किसान प्रॉब्लम सब खत्म हो गई, बेरोजगारी खत्म हो गई, अब तालिबान चल रहा है और 5 दिन से आप भी तालिबान चला रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके चैनल का एजेंडा ये डिसाइड बीजेपी कर रही है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये आरोप नहीं लगाना चाहूंगा। मैं ये भी नहीं कह रहा कि मैं आपका चैनल का एजेंडा डिसाइड करना चाहता हूं। आपका चैनल स्वतंत्र चैनल है, बड़ा चैनल है, लेकिन जो हो रहा है उस पर टिप्पणी करना तो मेरा अधिकार है भाई, डेमोक्रेटिक राइट है। मैं अगर ये कह रहा हूं कि 5 दिन से तालिबान चल रहा है, तालिबान हिंदुस्तान नहीं आया। आपको 50 दिन तक किसान चलता हुआ नहीं दिखा? आपको 50 दिन तक किसान चलता हुआ नहीं दिखा? आपको सीए चलता हुआ नहीं दिखा, लेकिन आपको तालिबान से डर लग रहा है, तालिबान की बात होने से डर लग रहा है। और 100 दिनों तक या उससे भी ज्यादा दिनों तक शाहीन बाग चला, वो आपको चलता हुआ नहीं दिखा, लेकिन आपको तालिबान से डर लग रहा है। संबित पात्रा,
नहीं, अमीश देवगन जी, मैं शाहीन बाग चला, अमीश देवगन जी शाहीन बाग चला, वो भी हमने देखा। आपने किसान आंदोलन चलाया, वो भी हमने देखा। लेकिन अब तालिबान चल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, जवाब हम चाहते हैं देश के लिए नहीं, संबित जी जवाब दें, देश के लिए। अच्छा आचार्य जी, अब संबित को सुन लीजिए। संबित पात्रा, आपकी मन की हो रही है बेसिकली, आचार्य प्रमोद कृष्णम इधर उधर की बात घुमा फिरा के ये कहना चाह रहे हैं, आपके मन की हो रही है। मैं तो साफ कह रहा हूं, आश्चर्य लग रहा है अमीश भाई। अब मैं बोल लूं प्रभु, एक तो मैं बधाई भी दे रहे हैं तालिबान का, हमें बताइए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, आपको बधाई। देखिए अमीश भाई, मुझे आश्चर्य हो रहा है अमीश भाई। आप देखिए, इन लोगों ने तय कर लिया है कि ये चुनाव हार गए हैं, क्योंकि तालिबान वहां पकड़ी गई है, तालिबान वहां किस तरह से उसका नकाब उतर रहा है, तो ये इन्होंने हमें बधाई दे दिया कि चलो तुम चुनाव जीत गए, हम हार गए, आपको बधाई हो। आप सोचिए जरा, ये बहुत भयंकर सोच है अमीश भाई। अमीश भाई, किसी देश में तालिबान का हुकूमत, तो आपने भी बधाई। एक सेकंड, मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोलता हूं आचार्य, और आप बहुत आप वयस्क भी हैं और आप जिम्मेदार व्यक्ति भी हैं। मैं कंप्लीट कर लूं, फिर आप अपना विषय बोल लीजिएगा। देखिए मैं एक बात तो देख रहा हूं, तालिबान के प्रवक्ता से ज्यादा विचलित आप लोग नजर आ रहे हैं। क्यों इतने विचलित है? ये आप थोड़ी कर रहे हैं। आप लोग इतने विचलित क्यों हैं? आराम से बोलिए, घबराइए मत, हम आपके ऊपर दोषारोपण नहीं कर रहे हैं। देखिए, आपने आरंभ किया ये कह कि संबित जी हिंदुस्तान के मुसलमानों को तालिबान से मत जोड़िए। कहां जोड़ा? बीजेपी ने किसी भी मंच पे कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमान इज इक्वल टू तालिबान? किसी एक व्यक्ति को जोड़ा? बिल्कुल नहीं जोड़ा। जोड़ा आप लोगों ने। हिंदुस्तान का मुसलमान पाकिस्तान से खुश होता है, ओसामा से खुश होता है, ये आप लोगों ने पद्धति शुरू की। अपमान आपने हिंदुस्तान के मुसलमानों का किया। ओसामा बिन लाडेन जी कहकर आपने हिंदुस्तान के मुसलमानों का अपमान किया। ये जो हफीज सईद था, आपको याद है उसने एक इंटरव्यू में क्या कहा? देयर आर गुड पीपल इन इंडिया लाइक द कांग्रेस पार्टी, और एक जर्नलिस्ट का नाम भी लिया। क्यों कहा हफीज सईद में कि गुड पीपल हैं कांग्रेस के रूप में? क्योंकि आप लोग उनके एजेंडे में खेलना शुरू कर देते हो। ये हमने बर्क साहब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है समाजवादी पार्टी के, मोदी जी ने कहा था उनको ये बयान देने के लिए। नोमानी जी जो ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य हैं, उनको मोदी जी ने कहा था। यहाँ दो बैठे हुए हैं आपके पैनलिस्ट, सभी बोलेंगे, वो चादर उड़ाने जाने वाले थे और वहां अफगानिस्तान में तालिबानियों से मिलने के लिए, उनको बधाई देने के लिए यहाँ बैठे हैं पीस पार्टी वाले। इनको मोदी जी ने कहा था, शादाब चौहान को। और तो और आप बताइए, आप तो ऐसे बता रहे हैं जैसे मोदी जी ने कहा था ये तालिबानियों के कि अभी शुरू कर दो, 22 का चुनाव आने वाले हो। थोड़ा तो शर्म करना हम लोगों को आना चाहिए। ये क्या है? ये तो बेशर्म की तरह हम लोग बात कर रहे हैं कि आपको फायदा हो गया, बधाई हो। काहे बात की बधाई? शोएब जमाई इंतजार कर रहे हैं। शोएब जी, मैं आपका रुख करता हूं। शोएब जमाई, क्या आपको लगता है कि तालिबान जिस तरह का क्रूरता का शासन वहां दिखा रहा है औरतों के साथ, बच्चों के साथ, और उसको भारत के चुनाव के साथ जोड़ना क्या जायज है? और आपको भी शर्मिंदगी हो रही है जो तालिबान कर रहा है? सवाल देखिए अमीश भाई, सवाल सबसे अहम ये है कि जो भारत के मुसलमानों से इक्विवेलेंस ड्रॉ करने की कई बार कुछ पैनलिस्टों ने की, और पिछले लगातार 2-3 दिनों से ये लगातार सवाल पूछा जा रहा है किसी भी पैनलिस्ट से जो मुस्लिम वक्ता हो कि भैया तुम्हारा स्टैंड क्या है तालिबान पे। कांग्रेस पे पूछ रहे तुम्हारा स्टैंड क्या है, तो क्या हमारे स्टैंड ज़्यादा महत्वपूर्ण है या मोदी जी का स्टैंड ज़्यादा महत्वपूर्ण हो? मुझे ये बता दीजिए, क्या मोदी जी का स्टैंड अब तक तालिबान पे क्या है? कोई स्टेटमेंट अभी तक क्यों नहीं आए कंडेमनेशन पे? मोदी जी कंडेम करके कह दें कि व्हाट तालिबान इज डूइंग इज वेरी हॉरिबल थिंग, और हमें तालिबान तो आप मोदी जी को फॉलो करते हैं। ये क्यों नहीं क्लैरिटी आ जाए? मोदी जी को फॉलो करते हैं। शायद आपने जयशंकर का स्टेटमेंट सुना नहीं है, जो उन्होंने यूएन में बोला है स्टेटमेंट, वो आपने सुना नहीं है। नरेंद्र मोदी ने जो आज जो शुक्रवार के कार्यक्रम में सोमनाथ मंदिर में आतंकवाद पर बोला है कि हो सकता है आतंकवाद के जरिए आप टेम्परेरी आ जाए, लेकिन लंबे अरसे तक इंसानियत को मार नहीं सकते। वो सुना नहीं है आपने। ये बताइए, लेकिन हम नरेंद्र मोदी को फॉलो करते हैं। दोहा में मिलने गए कि नहीं गए? ये बात मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूँ, अखबार में छापा कि आपका क्या मत है? रशिया में सरकार का मत स्पष्ट है तालिबान के ऊपर, आपका मत क्या है? मोदी जी आपका मत क्या है? सॉफ्ट क्यों है तालिबान पर, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं इसलिए तो इल्जाम लगा रहा हूं कि मोदी जी इतना जो नरम पड़े हैं तालिबानियों पे, क्या यहां से कोई खुसुर फुसुर, कोई इलू चल रहा है? जानम मेरी जिंदगी में धीरे धीरे तुम आना, ऐसा कुछ चल रहा है क्या? ये बताइए। अगर ऐसा चल रहा है तो इसलिए मैं सरकार पे इल्जाम लगाता हूं। हमारा स्टैंड क्या सड़क पे सबसे पूछते फिरेंगे कि तुम्हारा भैया स्टैंड क्या है, तुम्हारा क्या स्टैंड? सरकार ने मुझे लगता है अपना स्टैंड क्लियर कर दिया स्पष्ट रूप से।
जो विदेश मंत्री ने बोला है, जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने बोला है, वो भारत का स्टैंड होता है। 10 सेकंड में एक बात, आपने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का स्टैंड अप सुनना ही नहीं चाह रहे। पूछ के क्लियर कर, वो तो यहां तक कह रहे हैं कि तालिबान को जो देश मदद कर रहे हैं उनका इशारा चाइना और पाकिस्तान पर है, उनको भी रोकना चाहिए, सिर्फ तालिबान को नहीं रोकना चाहिए, उन मुल्कों को भी रोकना चाहिए। अमीश भाई मेरा नहीं, आपने विदेश मंत्री का बयान नहीं सुना, हमारे पॉइंट ये है उनसे दोहा में मिलने, ठीक है। आरएसएन सिंह वांट्स टू रिवर्ट ऑन दिस, क्यों बात कर रही थी अगर वो आतंकवादी है? ओके, आरएसएन बस पूछ करके जो सरकार का आरएसएन जो सरकार का स्टैंड है वो इनका स्टैंड होगा, वो इनका स्टैंड होगा। लेकिन अपने मुंह से आपने तालिबान के खिलाफ कुछ नहीं बोला। उस बच्चे की तस्वीर देखकर भी आपका हृदय पिघला नहीं शोएब जवाई? आरएसएन देखिए, हमारे यहाँ हाथरस में कांड हुआ तो हमारा दिल पिघल गया। उस कानपुर की बच्ची का दिल, हाथरस का मुकाबला तालिबान से कर रहे हैं जी, संबित पात्रा जी का नहीं क्या करते? यही तो दिक्कत है आप लोगों की। कह रहा हूँ कि उस आप हाथरस का मुकाबला तालिबान से कर रहे हैं। करके मुझे पिघल गया था जब वो अपने बाप के साथ जो है रो रही थी और उसको जबरन गुंडे जय श्री राम के नारे लगवा रहे थे, तब मेरा दिल पिघला। जय श्री राम वाले तो गुंडे हैं और ये तालिबानी तो हीरो है। जल रही है तो मेरा तालिबानी तो हीरो है। हाथरस में बच्ची का रेप हुआ तो मेरा दिल पिघल रहा है सर। ठीक है, आरएसएन सिंह काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। संबित पात्रा जी कुछ कहना चाहते हैं? संबित पात्रा वांट्स टू रिस्पॉन्ड टू दिस। आरएसएन फर्स्ट यू, आरएसएन सिंह फर्स्ट यू। हाँ, नहीं, मैं देखिए एक सुरक्षा विशेषज्ञ के हैसियत से ये कहना चाहता हूँ कि जो इन्होंने कहा कि आप ये बार बार ये तालिबान एक नई फिज़ा में ये एक नया एक नैरेटिव, एक एजेंडा छाया हुआ है। साहब, ऐसा है कि तालिबान के साथ कौन लड़ रहा है? लश्कर तोयबा। तालिबान के साथ कौन लड़ रहा है? जैश ए मोहम्मद। तालिबान के तार कहाँ से हैं जुड़े हुए हैं? वो हैं आपके देवबंद से। कैसे? हकानिया सेमिनरी, जहाँ पर विच इज़ कॉल्ड ऑक्सफोर्ड ऑफ इस्लाम, वो देवबंद के आइडियोलॉजी से गाइडेड है। ये सारे देवबंदी ऑर्गेनाइजेशन है, देवबंदी की ये है। हथियार, नारकोटिक्स, लड़के, चाहे जो भी सप्लाई कर रहा हो, लेकिन ये गंदी विचारधारा देवबंद से हो रही है। नहीं, सुनिए, ये गंदी, वो मौलाना मसूद अजहर भी देवबंदी है। मौलाना मसूद अजहर भी देवबंदी है। मौलाना मसूद अजहर भी देवबंदी है। एक भी तालिबे इल्म जो है यहाँ से देवबंद से नहीं पढ़ा है। आप झूठी खबर फैला रहे हैं। ये मौलाना महमूद मदनी का ऑफिशियल स्टैंड है, ऑफिशियल बयान है देवबंद का। आप झूठ मत फैलाइए देवबंद के नाम पर। अरे जब भारत आजाद, जब भारत गुलाम था, अफगानिस्तान और इंडिया और पाकिस्तान जब साथ थे, तो उस जमाने में कभी पढ़ा करता होगा जो 150 साल पहले की बात थी। लेकिन आज के जमाने में किसी भी तालिबान के लड़ाकों का देवबंद से कोई पढ़ने का इतिहास नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है। आप झूठ बोलते हैं। ठीक है, देखिए देवबंद के साथ उसका क्या नाता है, क्या रिश्ता है, वो बहस का विषय इस समय नहीं है। लेकिन सोच क्या है वो महत्वपूर्ण है। मैं शोएब जमाई आपके पास आऊंगा, लेकिन संबित पात्रा, ये तालिबान को जो अघोषित समर्थन है हाथरस के नाम के ऊपर, मैं अमीश जी जवाब दे सकता हूं? जी। देखिए अमीश जी, अभी एक बहुत दिलचस्प बात हुई, आपने ऑब्जर्व किया कि नहीं मुझे पता नहीं, मगर आप देखिए अभी आपने जब तालिबान के विषय में पूछा तो यहां शोएब जमाई ने कहा कि मेरा दिल तो पिघल जाता है जब जय श्री राम के नारे बोलकर के आतंकी हमले हो जाते हैं, जब जय श्री राम के नारे बोलकर महिलाओं के साथ बलात्कार होता है। देखिए उन्होंने तालिबान को राम जी के साथ इक्वेट किया यहां डिबेट में। तो आपको क्या लगता है हिंदुस्तान में इसका असर नहीं पड़ेगा? जब ये लोग, क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? आप भगवान राम को तालिबान के साथ कंपेयर करना शुरू कर दें, आप बार बार हिंदू इक्विवेलेंस दिखाने की कोशिश करें, जबकि हिंदू और मैं हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा हूं, मगर बार बार हिंदुओं को घसीट करके क्यों लाते? हम तो मुसलमान नहीं कर रहे हैं, हम तो तालिबान अलग रख रहे हैं, हम तो उनको इक्वेट नहीं कर रहे हैं इंडियन मुस्लिम्स के साथ, मगर आप भगवान राम के साथ तालिबान को इक्वेट करना कि जय श्री राम बोल के आप भी तो आतंकी हमले करते हो, ये क्या इंडिया में इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा? क्या उत्तर प्रदेश में जो लोग राम भक्त हैं, क्या जो हिंदू लोग हैं, उनके मन में क्या उनका मन नहीं है? क्या उनकी कोई वेदना नहीं है? उनका इमोशंस नहीं है?
वो ऐसी ऐसी बेफजूल की बातों पर और ऐसे मैं कहूंगा बहुत छोटी बातों पर, बहुत निकृष्ट बातों पर वो रिएक्ट नहीं करेंगे। हाँ, हम लड़के रिएक्ट नहीं करेंगे, हम चिल्ला के रिएक्ट नहीं करेंगे, मगर हाँ, हम अपने लोकतांत्रिक तरीके से तो रिएक्ट करेंगे ना। और क्यों नहीं करें? मुझे बहुत तकलीफ हुई अमीश भाई जब यहां कहा गया, आपने तालिबान पे सवाल पूछा था, उस बच्ची के साथ जो हैवानियत हो रही है, जो बीच में आपको दिखाया जा रहा है, कई महिलाओं को काट दिया गया, उसमें इन्होंने कहा आप भी तो जय श्री राम बोल के आतंकी हमले करते हैं। ये इक्वेशन दिया गया है अमीश भाई। मेघालय और मिजोरम का इक्वेशन दिया गया है। जो आपने वक्तव्य बोला प्रभु राम का, आप उन प्रभु राम की बात कर रहे हैं जो जिनको राजा बनना था और उनकी मां ने आदेश कर दिया, वो अपनी गद्दी छोड़ के चले गए 14 साल के वनवास के लिए। आप उन प्रभु राम की बात कर रहे हैं? कोई मुकाबला नहीं है जी, कोई मुकाबला नहीं है। और अपनी बात को सिद्ध करने के लिए वो स्वरा भास्कर टाइप हल्की बातें करना और ये कहना कि देखिए हिंदू ऐसा करते हैं तो तालिबान ऐसा कर रहा है। तालिबान गलत कर रहा है, तालिबान गलत कर रहा है। और यहां पर कौन सा हिंदू रॉकेट लॉन्चर लेके घूम रहा है बाजारों के अंदर? कौन सा हिंदू रॉकेट लॉन्चर लेके बाजारों के अंदर घूम रहा है? मुझे बताइए ना। यहां पे किस महिला को काम नहीं करने दिया जा रहा, किसी धर्म की? बताइए मुझे आप। मैं जवाब दे रहा हूं। अब कल को आप कन्या भ्रूण हत्या को तालिबान के साथ जोड़ देंगे? अल्लाह अकबर का नारा लगा करके, अरे सर सुनिए ना, इतना विचलित क्यों होते भैया? जरा सा मैंने बीजेपी को पकड़ लिया तो आप विचलित हो गए। आपने प्रभु राम को पकड़ा है भाई, आपने प्रभु राम को इक्वेट करा तालिबान से। नहीं, आपने प्रभु राम को इक्वेट करा तालिबान। जो दुनिया भर में, अरे सर सुन लीजिए, मेरी जवाब सुन लीजिए पहले, जनता को मैं जवाब दे रहा हूं। मैंने कहा कि जो दुनिया भर में अल्लाह अकबर का नाम लेकर भी जुल्म करते हैं ना, वो भी ऐसे ही यहां से जलील और आतंकी किस्म के लोग हैं। और जो श्री राम का नाम लेकर के भी बच्ची को मारते हैं और जय श्री राम के नारे लगा के ये कानपुर के गरीब आदमी को मारते हैं, ये भी उसी मानसिकता के लोग हैं। मैं तो साफ तौर पर किसी भी धर्म मत बोलिए, आप अल्लाह अकबर किसी भी धर्म के लोग हो, नाम को आप अपने आराध्य का नाम लेके ना किसी भी धर्म क्या होता है, कोई किसी का धर्म नहीं होता ना। मैं नहीं सुनने वाला अमीश भाई, मैं ऑब्जेक्शन करता हूं ना, मैं बिल्कुल इसमें सख्त हूं। जय श्री राम को बदनाम ना किया जाए, भगवान राम को आतंक से ना जोड़ा जाए, मैं स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन देता हूं। यहाँ पर भगवान राम को आतंक से ना जोड़ा, बिल्कुल मैं नहीं सुनने वाला हूं। विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, आप भगवान राम के नाम को आतंक से मत जोड़िए। कोई यहाँ पर भगवान राम के नाम पर आतंकवादी नहीं है, कोई भगवान के राम पर आतंकवादी गतिविधि नहीं करता है। शोएब जी ने बिल्कुल गलत बोला है कि भगवान राम के नाम पर आतंकवादी गतिविधि हो रही है, गलत बात है। आप भगवान राम को, शादाब चौहान को मैं लेके आना चाहता हूँ, फिर मैं आचार्य जी आपको लेके आऊंगा। काफी देर से हाथ खड़ा कर रहे हैं। देखिए एक सेकंड, शादाब चौहान को लेके आना हूँ। शादाब चौहान, समर्थन मत कीजिए। शादाब चौहान, एक हफ्ता पूरा हो गया है, आपने तो पहले दिन ही कहा दिया था कि निजाम मुस्तफा का इस शासन बनने पे मैं बधाई दे रहा हूं। आज भी बधाई दे रहे हैं जब बच्चे वहां पर कटीली तारों के बीच में से निकल रहे हैं, आज भी बधाई दे रहे हैं जब औरतों की गर्दनें उड़ाई जा रही हैं, आज भी बधाई दे रहे हैं जब रॉकेट लॉन्चर चलाए जा रहे हैं, वहां पे सड़कों के अंदर बेगुनाह लोगों को मारा जा रहा है। आप तालिबान को बधाई दे रहे हैं आज भी? मैं जानना चाहता हूं। ठीक है, एक हफ्ते पहले आपने बधाई दे दी थी। अलाउ मी अमीश जी, सब अरे सुन तो लीजिए अमीश जी। सबसे पहले मैं यह स्पष्ट कर दूं कि उत्तर प्रदेश में किसान कार्ड, महिला सुरक्षा कार्ड, युवाओं की बेरोजगारी कार्ड, सीए कार्ड और लिंचिंग कार्ड चलेगा, न्याय कार्ड चलेगा। जो लोगों ने अपराध किया है उनके खिलाफ जनता जवाब देगी, जो ओबीसी और दलितों का अत्याचार हुआ है। रही बात जो अभी संबित भाई ने मेरा नाम लेकर कहा, मैं ये बात बहुत ही स्पष्टता से कह दूं, मैंने पहले दिन से भारत के हित, भारत के नागरिकों की सुरक्षा को देखते हुए बात कही। और अब मैं चैलेंज कर रहा हूं संबित पात्रा को कि आप मोदी जी और जयशंकर साहब से ट्वीट करवा दीजिए कि भारत कभी भी तालिबान से संबंध नहीं रखेगा, या जो देश शरई लॉ से चलते हैं उन देशों से हम संबंध नहीं रखेंगे। मैं चैलेंज कर रहा हूं कि मोदी जी और जयशंकर साहब से ट्वीट करा दीजिए। बोला था, आप तो कह रहे थे क्योंकि मैं मुसलमान हूं, मैं भारत के हित की सोच नहीं सकता, मैं किसान हूं, मैं पहुंच नहीं सकता। अमीश जी, आप तो कह रहे थे कि भारत को नुकसान होगा अगर भारत तालिबान के साथ दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाएगा तो भारत को नुकसान होगा, यही कहा था आपने। बिल्कुल, मैंने जो कहा है उस वक्त जो कहा मैं कायम हूं। मैं कह रहा मोदी जी मना कर दें कि किसी भी कीमत भारत को क्या नुकसान होगा, धमकी है क्या ये? और संबित से सवाल पूछो, संबित जवाब देंगे, देना चाह रहे हैं जी। और संबित पात्रा रिस्पॉन्ड टू शादाब चौहान। आखिरी पॉइंट, संबित पात्रा ने
हाँ, लास्ट पॉइंट, संबित जी ने कहा कि जय श्री राम के नाम पर कुछ नहीं हुआ। क्या बाबरी मस्जिद की शहादत जय श्री राम लगाकर आतंकवादी घटना नहीं हुई? वो एक आतंकवादी घटना थी। और जो लोग ये रक्षा विशेषज्ञ बन के बैठे हैं, ये आतंक प्रेरित विशेषज्ञ हैं, जिनका मकसद देश में नफरत फैलाना है, और ये लोग रक्षा विशेषज्ञ नहीं। आप कर्नल आरएसएन सिंह को आप थोड़ी सर्टिफिकेट देंगे? आपत्ति करता हूं। ओके, नहीं आप मुझे पहले, मैं घोर आपत्ति करता हूं। आरएसएन में आपको मौका दूंगा। अमीश भाई, आप सर्टिफिकेट नहीं देंगे शादाब चौहान? लेकिन समित बोलिए। अमीश भाई प्लीज मुझे, बोलिए समित बोलिए। मेरे पूर्वज के नाम अमीश भाई प्लीज मुझे बेरोक-टोक आपत्ति दर्ज करने दीजिए। अमीश भाई मुझे प्लीज उड़ीसा के पंडित जी सुनिए, संबित पात्रा साहब सुनिए, उड़ीसा के अमीश भाई ये बहुत गलत बात है। आप पहले इनकी आवाज को कम करिए। तो याद रखिए, मैं क्यों नहीं बोल सकता हूं? मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा। अमीश भाई आप मुझे बोलने तो दीजिए। अमीश भाई मैं आपत्ति करता हूं। पहली बात तो है, इस पूरे शो में हमने अपने मुसलमान बंधुओं के खिलाफ कभी नहीं कहा और कहेंगे भी नहीं। हम लोग बहुत समझदार हैं, हम सबका सम्मान करते हैं, सबका विश्वास करते हैं, सबका विकास चाहते हैं। मगर यहां 2 बार भगवान राम को आतंकवादी के साथ कंपेयर कर लिया गया कि भगवान राम के नारों के साथ आतंकवादी गतिविधियां हिंदू करते हैं। और दूसरा यहां पर दूसरे जो प्रवक्ता है यहां पर वो बता रहे शादाब कि ये जो मस्जिद गिरा है, बाबरी मस्जिद, ये आतंकवादी गतिविधि थी और जय श्री राम के नाम से आतंकवादी गतिविधि हुई। एक तो ये मस्जिद नहीं थी, ये विवादित ढांचा था। याद रखिए, ये विवादित ढांचा था और वहीं भगवान राम का जन्म हुआ था और वहीं भव्य मंदिर बन रहा है। हमने अपने प्रतिज्ञा को पूरा किया है। 500 वर्ष। तो ये भी कह रहे हैं कि तालिबान से अगर दोस्ती नहीं करेंगे तो नुकसान होगा। सरकार का स्टैंड क्या है? अमीश भाई मैं सबका जवाब दूंगा, मगर मैं उत्तर प्रदेश की जनता और हिंदुस्तान की जनता से बात करने दीजिए मुझे। अयोध्या के नागरिक और उत्तर प्रदेश की जनता का जो अपमान किया गया है, ये कह के कि उत्तर प्रदेश के लोगों ने और हिंदुस्तान की हिंदुओं ने आतंकवादी गतिविधि की है, वो आतंकवादी हैं और भगवान के राम के नाम से वो आतंकवादी गतिविधि कर रहे हैं और उनको तालिबान के बराबर में लाके खड़ा किया जा रहा है। मैं इसकी निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं और मैं कहता हूं कि इस पर माफी मांगनी चाहिए। और वो मस्जिद नहीं था बाबरी मस्जिद, वो विवादित ढांचा था। कोर्ट ने भी उसे विवादित ढांचा कहा और सुप्रीम कोर्ट ने ही वहां मंदिर के निर्माण के विषय में कहा। ये उत्तर प्रदेश की तमाम पार्टियां चाहती हैं कि वहां मंदिर का काम रुक जाए। ये तालिबान के आड़ पे वहां मंदिर का काम रोकना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वहां मंदिर बने ही ना। ये क्या मजाक बना रखा है? आपने 2-2 बार 3-3 बार कह दिया कि हिंदू आतंकवादी गतिविधि कर रहे हैं। माफी मांगनी चाहिए। आप भगवान राम को आतंकवादी गतिविधियों से कैसे जोड़ सकते हैं? शादाब जी। अमीश जी, श्री राम मेरे पूर्वज हैं, संबित पात्रा के पूर्वज नहीं है। लेकिन मेरे परिवार का नाम लेकर कोई गुंडागर्दी करेगा, मैं बर्दाश्त कर लूंगा। मैं किसान का बेटा हूं, क्षत्रिय का बेटा हूं। और याद रखिए, मेरे परिवार का नाम लेकर कोई गुंडागर्दी करेगा ना, तो याद रखिए जवाब दिया जाएगा। दूसरी, संबित पात्रा, हमेशा ब्राह्मणों को ये परेशानी रही है। मतलब भगवान राम का नाम लेके आप बोल रहे हैं आतंकवाद और गुंडागर्दी करते हैं हिंदू। कितनी छोटी बात है और कितनी गलत बात है। करके किसानों के मुद्दे चलेंगे और हम न्याय के लिए लड़ेंगे। श्री राम, आप याद रख लो, ये आतंकवादियों को अभी तो तालिबान के लिए लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। शादाब चौहान, एक सेकंड। शादाब चौहान, ये हाई पेडेस्टल लेकर हम किसानों के लिए लड़ रहे हैं, हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं। अच्छी बात है, इनके लिए आप लड़िए, लेकिन अभी तो आप तालिबान के लिए लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो तालिबान को व्यक्ति बधाई दे रहा है, जो तालिबान की एक शब्द नहीं निकला आपसे तालिबान की क्रूरता के ऊपर, एक शब्द नहीं निकला आपसे तालिबान की क्रूरता के ऊपर। बाबरी मस्जिद आपको याद आ गई है। सुनिए, तालिबान पर आपसे एक शब्द नहीं निकला। सुनिए, क्या कितनी देर बोला आपने? 10 मिनट बोला आपने, एक शब्द नहीं निकला आपसे तालिबान पे। आरएसएन सिंह पर आपने भद्दी टिप्पणी कर दी, जो शरीर लोग संबित पात्रा पर आपने भद्दी टिप्पणी कर दी। ओके, आरएसएन को लेके आइए, उनके ऊपर बोला गया, इसलिए मुझे उनके पास जाना पड़ेगा। आरएसएन सिंह, भारत अगर दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाएगा तालिबान के साथ, या फिर स्पष्ट शब्दों में बोले तो बात नहीं करेगा, तो नुकसान उठाना पड़ेगा भारत को। नहीं, ये वो पहली आपकी डिबेट में ऐसी ही बातें बोली गई थी, तो मैंने पूछा था कि थोड़ा बताओ कि नुकसान क्या होगा। दूसरी बात ये है कि मोदी साहब या सरकार किन लफ्ज़ों में तालिबान को कंडेम करती है, वो एक कूटनीति का कारण है। और मैं आपको इतना ज़रूर, मैं जितना जानता हूँ, मेरी समझ है, हिंदुस्तान में कोई ये रिस्क नहीं उठा सकता है। आपको मैं बता रहा हूँ, ये पॉलिटिकल रिस्क कहिए, आइडियोलॉजिकल रिस्क कहिए। दूसरी बात, प्रधानमंत्री ने तो बड़े साफ शब्दों में कहा है। मतलब एक मिनट, पाकिस्तान से तालिबान से डर रहे हो, रिस्क नहीं उठाओगे, तालिबान से डर रहे हो, लेकिन सवाल करोगे। चुप यार, चुप रहो।
मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री ने बड़े साफ शब्दों में कहा है, तमीज से बात करो, जानवरों की तरह मत चिल्लाओ। अरे आपसे चुप करो, चुप रहो। दूसरा, जब बड़े आदमी बोलते हैं तो दूसरे नहीं बोलते हैं। सुना है कि गर्मी में जब बड़ा आदमी बोलता है तो जब बड़ा आदमी बोलता है तो हम छोटे चुप रहते हैं। तभी सीखो। आपकी बौखलाहट बता रही है कि आपके दिल में नफरत है, देश के प्रेम नहीं है। किसको नफरत? मुझे उन लोगों से है जो उम्मा में विश्वास करते हैं, जिहाद में विश्वास करते हैं, कैलिफेट पर विश्वास करते हैं, गज़वाए हिंद पे विश्वास करते हैं। नहीं, वो आदमी कभी भी नहीं है। वो आदमी कभी भी देशभक्त नहीं हो सकता। और दूसरी बात, जब बाबरी मस्जिद का ढांचा जब गिराया गया था तो तुम्हारे पूर्वज भी उतना ही रोए थे, छाती पीट के रो रहे थे। पूरा इतिहास में तुम्हारा निकाल दूंगा। तुम्हारे पूर्वज उस समय हिंदू थे, छाती पीट के रोए थे जब बाबर ने गिराया था। और किसान भला घूम रहा है यहां पे। मैं भी किसान हूं, किसान भी हूं और जवान भी हूं। किसान भला फिर रहा है। अरे तुम्हारे पूर्वज भी उतना ही रोए थे जब बाबरी मस्जिद गिरा था। अपने बाप दादों से जाकर पूछो। और जब बड़े बोलते हो, विश्वास रखते हैं, जब बड़े बोलते हो तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। प्रेमी नहीं हो सकते आदमी जो नफरत की खेती करने वाले देश प्रेमी नहीं हो सकते। मैं किसी भी धर्म का अपमान करने वाले देश प्रेमी नहीं हो सकते। जब बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरा था, देवगन जी से पूछिए, वो आतंकवादी घटना थी। हिम्मत है तो बोलिए। हिम्मत है तो गोडसे को आतंकवादी बोल दीजिए। हिम्मत है तो गोडसे को आतंकवादी बोल दीजिए। कि मैं नहीं विश्वास करता हूं। सावरकर को गद्दार बोल दीजिए। सावरकर को गद्दार हिंद बोल दीजिए। अरे सावरकर को गद्दार क्या बोल रहे हैं शादाब चौहान? सावरकर को गद्दार बोलने की हिम्मत है? गोडसे को आतंकवादी बोलने की हिम्मत है? तो 11 क्या बोल रहे हैं शादाब चौहान? सावरकर गद्दार हिंद, गोडसे को आतंकवादी। अरे छोड़िए आप सावरकर, वीर सावरकर को आप गद्दार हिंद बोल रहे हैं। इसीलिए आप हिंदुस्तान में बिलीव ही नहीं करते। किसानों के लिए आंदोलन करने ये गलत है बात। ओके, आचार्य प्रमोद कृष्णम। देखिए अमित जी, एक तो बहुत ज़्यादा हॉट डिबेट हो गई आपकी और व्यक्तिगत बहुत ज़्यादा टिप्पणियां हो गई हैं। मैं चाहता हूं ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है, दो बातें मैं बहुत देर बाद मैं आ रहा हूं, दो बातें कहूंगा, उसके बाद मैं इस डिबेट में मुझे कुछ नहीं कहना। पहली बात यह है कि भगवान श्री राम और नाराय तकबीर अल्लाहू अकबर दे करके किसी की भी हत्या करने का मैं दोनों निंदा करता हूं। किसी भी नारे को लगाकर किसी की हत्या करने का अधिकार नहीं मिल जाता। लेकिन दो बातें संबित पात्रा जी को मैं साफ कर देना चाहता हूं। एक तो मैंने ये नहीं कहा कि तुम्हारी सरकार आ रही है, बधाई इस बात की मैंने दी थी कि आप जो चाहते हो वो हो रहा है। आप चाहते थे तालिबान पे सियासत हो तो वो होनी शुरू हो गई है, इसलिए मैंने आपको बधाई दी। तीसरा पॉइंट ये है, मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी ये मुद्दा उठा कि कौन सी तंजीम से कौन जुड़ा हुआ है, तो भाई मैं एक बात कहना चाहता हूं कि वोडो उग्रवादी जो हैं वो तो किसी मुस्लिम तंजीम में उन्होंने शिक्षा नहीं ली। इन्होंने माओवादियों ने कहीं नहीं ली। ये रोज हमारे सीआरपीएफ के जवानों को उड़ा देते हैं। इन नक्सलवादियों ने नहीं ली। और पंजाब में इतने साल जो उग्रवाद चला तो वो किसी दारुल उलूम देवबंद से उसका कोई ताल्लुक नहीं था। मैं बार बार ये कहना चाहता हूँ कि जैसे शादाब चौहान अभी समय में बस समाप्त हो गया, लेकिन समय में बस समाप्त हो गया। मैं चाहता था कि आप 10 सेकंड बोले आखिर के अंदर, लेकिन समय में पास नहीं है। लेकिन ये देखिए, धर्म पर बहस नहीं है, ये बहस है तालिबानी आतंकवाद पर। इसलिए इसको धर्म के चश्मे से देखना, और जो धर्म पर बोल रहे हैं मुझे लगता है वो नहीं बोलना चाहिए। मेरा निवेदन हमेशा रहता है। मैं ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद हाजिर हूं। का हथकंडा बताया और बस खरीद में कोई गड़बड़ी नहीं होने का दावा किया। जांच करें, मगर नतीजा कुछ नहीं निकलता है। अभी तक जितनी भी जांच केंद्र सरकार ने कराई हैं उसके अंदर अभी तक तो कुछ उन्हें मिला नहीं। तेज प्रताप यादव के करीबी आकाश यादव को छात्र आरजेडी के अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद तेज प्रताप और तेजस्वी यादव में अनबन की अटकलों ने जोर पकड़ लिया, क्योंकि तेज प्रताप ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने पार्टी के संविधान का हवाला देते हुए इशारों में तेजस्वी और आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पर खुलकर वार किया। पार्टी और नियम के विरुद्ध कौन जा रहा है? हम जा रहे हैं पार्टी और नियम के विरुद्ध कि वो जा रहे हैं? तेज प्रताप के इस रुख पर जब तेजस्वी से बात की गई तो उन्होंने पार्टी में विवाद की खबरों को खारिज कर दिया।
ऐसी कोई विवाद हमको नजर आ नहीं रही है। लेकिन इस पूरे विवाद पर जगदानंद सिंह ने साफ किया कि वो पार्टी अध्यक्ष लालू यादव के प्रति जवाबदेह हैं। Who is तेज प्रताप? I am not accountable to तेज प्रताप. I am accountable to लालू प्रसाद। आरजेडी में मचे इस घमासान पर विरोधी भी चुटकी लेने से पीछे नहीं रहे। यह कुर्सी की लड़ाई है। लालू यादव जी के दोनों सुपुत्र हैं। एक सुपुत्र को पूछता नहीं तो बेचारा पीड़ित रहता है। यूपी सरकार ने रक्षाबंधन के दिन रविवार को महिलाओं के लिए बस में मुफ्त यात्रा का तोहफा दिया। मुंबई में कोरोना वैक्सीन की कमी की वजह से टीका लगाने वाले सरकारी सेंटर बंद रहे। अब सुबह भी वहां वैक्सीन नहीं लग पाएगी। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में जिला अस्पताल पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगा। वहां कुछ लोगों ने अस्पताल में भर्ती 3 बच्चों को पुराना ग्लूकोज चढ़ाए जाने का आरोप लगाया, जो अब खराब हो चुका था। मुंबई एयरपोर्ट पर एनसीबी ने केन्या की 3 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद जांच के दौरान उनके पेट से 50 लाख रुपए से ज्यादा का सोना मिला। बंगाल चुनाव के बाद हुई हिंसा के मामले में दिए गए कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर सियासी जंग छिड़ गई। अदालत ने गंभीर मामलों की जांच सीबीआई को सौंपने का जैसे ही आदेश दिया, टीएमसी विरोध में खड़ी हो गई और दलील देने लगी कि इससे राज्य सरकार के अधिकार घट जाएंगे। राज्य के अधिकार में जो कानून का स्थिति है, लॉ एंड ऑर्डर है, उसमें सीबीआई आ जाएगा तो राज्य का अधिकार घट जाएगा। लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद बीजेपी ने ममता बनर्जी पर हमले तेज कर दिए। ममता बनर्जी के हाथ खून से सने हैं। आज कोर्ट का ये जजमेंट इस बात को स्थापित करता है। अफगानिस्तान के मामले पर भारतीय विदेश मंत्रालय में एक स्पेशल सेल बनाया गया। ये सेल वहां फंसे लोगों के सवालों का ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए लगातार जवाब दे रहा है। यूपी एटीएस ने अवैध धर्मांतरण मामले में 6 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। इसमें धमकाकर और बहला फुसलाकर गरीबों और दिव्यांगों का धर्म बदलवाने का जिक्र किया गया। महाराष्ट्र सरकार की बनाई समिति ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया। ये समिति राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रही है। लेकिन इसी मामले में परमबीर सिंह बुलाने के बावजूद समिति के सामने पेश नहीं हुए। अफगानिस्तान में जारी संकट के बीच शायर मुनव्वर राना ने तालिबान का समर्थन किया। यही नहीं, उन्होंने अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे को आजादी करार दिया। कब्जा कहाँ किया? वो तो अमेरिका भाग गया ना, अमेरिका भाग गया। अयोध्या में इस साल दिवाली पर होने वाले दीपोत्सव कार्यक्रम की तैयारियां शुरू हो गईं। दावा किया गया कि इस बार के दीपोत्सव में रिकॉर्ड 7,50,000 दिए जलाए जाएंगे। कई दिनों तक दीपोत्सव चलने वाला है। कई देशों की रामलीलाएं होंगी, अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। हरियाणा के पलवल में एक मंदिर के महंत की त्रिशूल से हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, हत्या के बाद महंत के शव को जलाने की भी कोशिश की गई। जलाया गया है तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई मर्डर किया हुआ किसी ने, माथे पर कट के निशान है। हिमाचल प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना मामलों की वजह से सीएम जयराम ठाकुर ने अधिकारियों के साथ एक ऑनलाइन बैठक की, जिसमें गांव के इलाकों में भी ट्रेसिंग बढ़ाने के निर्देश दिए गए। आईआईटी बॉम्बे ने कोरोना के लक्षण पकड़ने वाली एक मशीन बनाई है। दावा है कि इस मशीन के जरिए जांच में यह पता लगाया जा सकता है कि किन मरीजों में गंभीर लक्षण होने का खतरा ज्यादा है और किन में कम। इस छोटी सी डिवाइस की वजह से काफ़ी हद तक जो अस्पतालों या सेंटर्स पे पड़ने वाला प्रेशर है उसे भी कम किया जा सकता है। बताया गया कि मुंबई के कस्तूरबा अस्पताल से करीब 160 कोरोना मरीजों के सैंपल लिए गए, जिनकी इस मशीन के जरिए जांच की गई और तेजी से बढ़ रहे अलग अलग लक्षणों के बारे में पता लगाया गया। आइडेंटिफाई कर लें पहले से ही कि किन पेशेंट्स में बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, रैपिड चेंज हो रहा है, तो उनको हम इमीडिएट जो है मेडिकल हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं। अफगानिस्तान में बिगड़े हालात का असर भारत के ड्राई फ्रूट्स बाजार पर भी पड़ा। वहां से होने वाली सूखे मेवे की सप्लाई ठप होने से दिल्ली में बादाम और अंजीर समेत दूसरी चीजों की कीमतें काफी बढ़ गईं। बादाम में कम से कम 500 रुपए किलो की तेजी आई, मुनक्के में 400 रुपए किलो की तेजी आई, जो कि काबुल से आता है। दिल्ली ही नहीं, मुंबई के ड्राई फ्रूट्स बाजार में भी कीमतें आसमान पर पहुंच गई। दावा है कि इससे खरीदार भी दुकानों से गायब होने शुरू हो गए हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के राज के बाद मुंबई का ड्राई फ्रूट मार्केट जो है वो काफी ज्यादा गर्म हुआ है। तेजी से जो भाव हैं वो बढ़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में कुछ आतंकियों ने गोलीबारी की। इस हमले में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के नेता गुलाम हसन की मौत हो गई। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुवाई में विपक्षी दलों की शाम 4 बजे एक ऑनलाइन बैठक होगी, जिसमें सरकार को घेरने के लिए साझा रणनीति पर चर्चा की जाएगी।
इस बैठक में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे समेत करीब 15 दलों के नेता शामिल रहेंगे। हालांकि इसमें आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के शामिल होने की संभावना नहीं है। विपक्ष चाहता है कि आने वाले समय में एक मजबूत विकल्प तैयार हो इस देश में। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में ऐलान किया कि बाहुबली लोगों की जब्त की गई जमीनों पर गरीबों और दलित समुदाय के लिए मकान बनाए जाएंगे। इन माफियाओं ने जिन जमीनों पर कब्जा करके अपनी हवेली खड़ी की थी, वहीं ध्वस्तीकरण करके गरीबों के आवास बनेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना संकट की वजह से इस बार मुहर्रम का जुलूस निकालने पर रोक लगा दी। अक्षय कुमार और वाणी कपूर की फिल्म बेल बॉटम सिनेमाघरों में रिलीज हो गई। क्या कर सकते हैं? कोर्ट ऑपरेशन। Your deadline is sunset. अक्टूबर में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम का ऐलान कर दिया गया, जिसमें स्टीव स्मिथ, ग्लेन मैक्सवेल और डेविड वार्नर समेत कई बड़े खिलाड़ी शामिल किए गए। पहले चर्चा थी कि दिसंबर में होने वाली एशेज सीरीज को ध्यान में रखते हुए ऑस्ट्रेलिया अपने बड़े खिलाड़ियों को T20 वर्ल्ड कप से बाहर रख सकता है, लेकिन बांग्लादेश से T20 सीरीज में शर्मनाक हार के बाद टीम की इस रणनीति में बदलाव किया गया। दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले हुई फायरिंग के मामले में एसएचओ विशुद्धानंद झा को लाइन हाजिर कर दिया गया। कहा जा रहा है कि यह फायरिंग दो गुटों के बीच सट्टेबाजी के विवाद में हुई थी। हरियाणा के पलवल में एक ट्रक की चपेट में आने से एक दूध वाले की मौत हो गई। इसके बाद गुस्से में आए कई लोगों ने नेशनल हाईवे 19 को जैम कर दिया। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र के कई कारोबारियों ने अपने मॉल बंद कर दिए। राज्य सरकार ने मॉल में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए कोरोना वैक्सीन की 2 डोज लगवाने का नियम रखा है, जिस पर कारोबारियों ने विरोध जताया। मैं इस वक्त मौजूद हूं गोरेगांव के इनऑर्बिट मॉल के सामने और आप देखिए कि पूरा जो मॉल है वो शट डाउन हो चुका है, शटर गिरे हुए हैं। मॉल कारोबारियों की मांग है कि वैक्सीन की 1 डोज लगवाने पर ही कर्मचारियों और खरीदारों को मॉल में आने की इजाजत दे दी जाए। एम्प्लॉइज को रिलैक्स करें, क्योंकि हमारे ये तो हमने रूल नहीं बनाया है, आप हमको कम से कम 1.5 महीने का और टाइम दें। जबकि महाराष्ट्र के मंत्री असलम शेख ने कारोबारियों को सलाह दी कि वो नियमों का पालन करें। वैक्सीन जो है वो प्राइवेट्स में अवेलेबल है, सरकारी इसमें भी अवेलेबल है, तो उनको वो सारी चीजों का तो पालन करना ही होगा। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने आशंका जताई कि कोरोना की तीसरी लहर सितंबर में आ सकती है। ऐसे में उन्होंने लोगों से भीड़ नहीं जुटाने की अपील की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तराखंड के अल्मोड़ा में जागेश्वर मंदिर में पूजा की। खबर है कि क्रिस गेल ने भी आईपीएल के बाकी मैचों में खेलने के लिए अपनी रजामंदी दे दी। तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा जमाने के बाद वहां के लोगों के एक दल ने दिल्ली में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के दफ्तर में ज्ञापन दिया, जिसमें उन्होंने भारत सरकार से अफगानिस्तान से आए शरणार्थियों के लिए मदद मांगी। जो अफगानिस्तान से यहाँ आए हैं उनको कुछ सुविधाएं मिले, उनका जो भविष्य है उसको लेकर सरकार कुछ सोचे, इस वजह से ये डेलीगेशन मिलने गया है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आर पार न्यूज 18 इंडिया पर और अब वक्त है निष्कर्ष का। और आज की बहस का निष्कर्ष यही है कि तालिबान एक आतंकी सोच है और उस आतंकी सोच के साथ खड़ा होना किसी भी तरीके से और भारत का मुकाबला करना किसी भी तरीके से बड़ा घातक है। यह विषय हिंदू मुसलमान का नहीं है, सिख ईसाई का नहीं है, यह विषय इंसानियत का है और इसको चुनाव के साथ जोड़कर तो आप घनघोर गलती कर रहे हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि।